बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अच्छी बातें की डॉक्टर फ़ाखर नईम ने और इलियास बाबर रहमान ने, हैरान कर दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतना डीप जाएंगे ये लोग और इतना इस पे आलिमाना अंदाज में बात होगी। वाकई डॉक्टर्स होते हैं, इसके लिए दोनों को बहुत मुबारकबाद। मज़ाक का जो उसलूब और इसका सिन्फ का यहाँ पे मुबाहिसा चल रहा है, मैं थोड़ा सा डॉक्टर इलियास बाबर रहमान के साइड पे झुकूँगा और साथ में मैं मीडियम का लफ्ज़ यूज़ करूँगा कि ये दरअसल एक मीडियम है, एक ज़रिया है, कुछ भी आप इसके किसी भी सिन्फ में इसको बहरहाल आप इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि जब आप स्टेज ड्रामा देखते हैं या जिसको हम कहते हैं कि एक फ़ील्ड जो इख्तियार कर ली है किसी ने मज़ाह की और अपने ज़िंदगी का उसको रोज़गार बना लिया उसे, तो उस वक्त ये महसूस होता है कि या शायद ये कोई एक चूँकि फ़ील्ड है, एक बंदा अलग से कर रहा है काम, तो यूँ थोड़ा सा धोखा होता है कि ये सिन्फ है कोई। लेकिन वो तो हर चीज़ में फिर उसको इख्तियार कर लेता है, सोलो परफॉर्मेंस में भी, लिखने में भी, हर चीज़ में। तो इसका मतलब है कि वो मीडियम इख्तियार कर रहा है, चीज़ें तो उसलूब सिन्फ तो डिफरेंट है। खैर, जो मैं बात खुद करना चाहता हूँ असर आपके सवाल की तरफ भी मैं आ जाऊँगा। आज खुद जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि असल में ये दो चीज़ें जो डिस्कस होती रही हैं, ये दो अलग चीज़ें। ये जो तख्लीकी मज़ाह है, यहाँ पे उसूली तौर पे हमने उस पे गुफ्तगू उसको हमने मौज़ूए गुफ्तगू बनाया है। लेकिन जो मज़ाह, जो बाज़ारी मज़ाह है, जिसको हम कहते हैं कि हँसा दिया उसने, वो बातें करता है, वो जुगते मारता है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दो डिफरेंट फ़ील्ड्स हैं। तख्लीकी मज़ाह में बहुत ही कम, मेरे ख़्याल में इमामुद्दीन गुजराती के अलावा कोई भी नहीं मिलेगा कि तख्लीकी मज़ाह में जो है वो उन लोगों को कोई वो दी जाए, वैल्यू दी जाए, हैसियत दी जाए। जहाँ तक बात हुई है कि नफ्सियात में हँसता कब है कोई, तो इसका ताल्लुक भी इस चीज़ से है कि ये एक मैच्योरिटी और इमैच्योरिटी के साथ इसका ताल्लुक है। एक बात पे जिस पे बच्चा हँसता है उस पे उससे बड़ा बच्चा नहीं हँसता, उससे बड़ा बच्चा जिस बात पे हँसता है उससे बड़ा बच्चा नहीं हँसता, और जब बहुत बंदा मैच्योर हो जाता है तो उन बच्चों वाली सब बातों पे नहीं हँसता। और बच्चों को हँसाने के लिए बड़ी मामूली और सादा सी बातें कह दी जाती हैं। मसलन अगर कह दिया जाए कि वो देखो चींटी जा रही है और उसके कानों में बालियाँ हैं, तो शायद वो हंस पड़ेगा, लेकिन ये बात बड़ी बोर और बड़ी फजूल सी बात होगी एक उससे बड़ी उम्र के बच्चे के लिए। तो इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे बुनियादी तौर पे इसका ताल्लुक सुनने वाले के सतह के साथ है। तो इसलिए मैं तख्लीकी मज़ाह पर बात करना चाहता हूँ कि तख्लीकी मज़ाह बाकायदा बिल इरादा इस नीयत से लिखा जाता है कि जो अदब को पढ़ने वाले लोग हैं, जिनकी ऑलरेडी सतह जो है वो बचगानापन से ऊपर आ चुकी है, ये मैं उनके लिए लिख रहा हूँ। तो वो फिर स्टेज ड्रामे का जो भंड है उसकी चीज़ वो नहीं लिखता। वो ज़मीर जाफ़री को अगर आप देख लें, या मसलन मेरी बीवी कब्र में सोई है एक हंगाम से, मैं भी हूँ आराम से और वो भी है आराम से। मेयार देखें ना आपके, कनात न कर सिर्फ दो बीवियों पर, शरीयत में दो बीवियाँ और भी। ये मेयार देखें पतरस बुखारी का कि जब मैं गली में दाखिल हुआ तो सामने एक बकरा बंधा था। ज़रा गौर किया तो वो कुत्ता था, बकरा और कुत्ते के साइज़ का, यानी बहुत ही कुत्ता। ये जो आखिर में बहुत ही कुत्ता का लफ्ज़ है, ये मेयार है, ये निहायत कुत्ता। इसी तरह तो इस तरह के जो एक इसका ताल्लुक है सुनने वाले की, पढ़ने वाले की सतह के साथ। और चूँकि तख्लीकी मज़ाह की यहाँ बात हो रही है तो वो ऑलरेडी एक सतह बुलंद है कारी की तौर पे, या एक अदब को सुनने पढ़ने वाले शख्स के तौर पे। इसलिए हम इस लिस्ट में से उसको खारिज कर देते हैं, जिसमें हमने बात करनी है लाहौर रबिया सेंटर में, महफिल सेंटर में, तमासील में जो मज़ाह होता है, या जिसका ताल्लुक जिनसियात के साथ होता है या फक्कड़पन के साथ होता है, उसको ऑलरेडी हम इस गुफ्तगू में से खारिज कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम उसकी तरफ जिसको हम इंशाइया का लतीफ़पन कहते हैं, जिसको हम शुअरा मज़ाहिया हमारे साथ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के नहीं बल्कि इंटरनेशनल सतह के एक बड़े अच्छे मज़ाह निगार शायर, और हम उस सतह पे आ जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे अपने पैराडाइम में। इस पैराडाइम में सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि एक होता है मज़ाह, खालिस मज़ाह, और एक होता है तंज़ो मज़ाह। जो खालिस मज़ाह है
इसमें कुछ भी नहीं होता, कोई किनाया नहीं होता, कोई किसी पे छेड़छाड़ नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसे होता है कि कोई मकसद भी नहीं होता उसका। एक अंग्रेज़ शायर है, उसका नाम है, गालिबन सर को आता होगा, इलियास बाबर अवान साहब को, एडवर्ड, और अगला हिस्सा है ली या लीर। उसकी किताब है द बुक ऑफ नॉनसेंस। तो पूरी किताब जो है वो नॉनसेंस है। यानी मैं कराची में रहूं और तू रहे लाहौर में, काफ मेरे शहर में और लाम तेरे शहर में। यानी इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें खाली चीज़, ये जुमला खाली था, इसमें ये खालिस मज़ाह है। तो खालिस मज़ाह आपको जैसे नसर में जाएं तो पतरस बुखारी के यहाँ बड़ा ज़्यादा मिलता है, 98% जो है मेरी ज़ाती राय है, आपको पतरस के यहाँ खालिस मज़ाह मिलता है। 2% जो तंज़ मिलता है वो इतना शदीद मिलता है कि वो 98% पर भी गालिब आ जाता है। लेकिन वो इतना 2% इतना थोड़ा है पतरस का तंज़ कि वो लोगों की नज़र में नहीं आया। मसलन कुत्तों के हवाले से वो लिखते हैं कि फिर उनका एक तबका जो है वो फट्टे के नीचे से तबलीग करता हुआ निकला था। ये तंज इतना शदीद है कि कोई इसकी तरफ किसी की तवज्जो भी नहीं जाएगी कि ये आखिर ये तोले 2 तोले के पिल्ले, मुशायरों पे जो उन्होंने कहा है कि मुशायरा जो होता है तो कुत्ते गोया मुशायरा कर रहे हैं। ये कितना सख्त तंज है शुअरा पे। और एक एक शायर की जो किस्म है एक एक कुत्ते के साथ जोड़ दी गई। ये तोले 2 तोले के पिल्ले कि भौंके तो लर्जिश दुम तक जाए। और वो जो कुत्ता सड़क के दरमियान बैठा हुआ है और ड्राइवर आया और उसने हारन दिए और वो उठ नहीं रहा, तो वो ऐसे मखमूरी आंख खोल के कहता है बाबा फ़कीरों को छेड़ता है। यानी इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा 2% तंज, लेकिन वो होगा बहुत सख्त। वो तलवार होगी या वो बंदूक होगी। बाकी जो 98% है वो प्योर मज़ा है, पतरस के यहाँ आपको मिलेगा। जैसे कि जब साइकिल जो है वो चढ़ाई पर चढ़ाने लगता था मैं, तो आवाज़ आती थी चूं चूं फट फट, चूं चूं फट फट। और जब उतरने लगती थी दूसरी साइड से तो आवाज़ आती थी चचूं फट फट, चचूं फट फट, चचूं फट फट। कितना प्यारा खालिस मज़ा है। इसी तरह से जब शफीकुर रहमान कहता है कि वो कुत्ता हम जो है वो इतना मासूम था कि मेरा बेटा उसे कई दिन तक भौंकना सिखाता रहा। एक बार मेरे बेटे ने उसे काट लिया तो उसको 14 टीके लगवाने पड़े। ये जो खालिस मज़ा है ये एक अलग चीज़ है। दूसरा जो है वो है तंज़ो मज़ा। तंज़ो मज़ा दरअसल मैं तो ये समझता हूँ कि तंज़ अगर उसमें मज़ा ना शामिल हो, यानी शायरी से हट के अब एक बार फिर मैं जनरल बात करने लगा हूँ, पब्लिक में भी कोई तंज़ बंदा कर रहा है किसी और पे, और अगर उसमें वो मज़ाह ना शामिल करे, गुफ्तगू की बात कर रहा हूँ नॉर्मल, तो वो तंज़ नहीं रहता, वो गाली बन जाता है, वो गुस्सा बन जाता है, वो हजब बन जाती है। और अगर उसमें तंज़ में मज़ाह शामिल कर दी जाए तो वो पोलाइट हो जाता है, उसकी बचत हो जाती है। तो जो तंज़ है ये डिमांड करता है कि अगर तख्लीकी अदब की हम बात कर रहे हैं तो अगर तंज़ में मज़ाह नहीं होगा तो वो तंज़ नहीं है, वो हजब है, और वो कुछ और है जो कि बुरा समझा जाएगा। इसलिए कितनी मिकदार में उसमें मज़ाह डाला जाए ये बड़ी दिलचस्प बात है। यानी तंज़ में जितना ज़्यादा मज़ाह होगा तंज़ उतना दिलचस्प होगा और उतना ज़्यादा कारगर होगा। तंज़ के अंदर मज़ाह की मिकदार बढ़ाते जाएं तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जिस बंदे पे तंज़ हो रहा है वो भी हंसेगा। यानी ये उसमें मज़ाह डालने की ये फ़ायदा होगा कि वो सुन भी रहा है कि ये मुझ पे तंज़ हो रहा है और हंस भी रहा है साथ साथ, और घर में जाके सोच भी रहा है कि नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं करूँगा, तो उसको गुस्सा नहीं आ रहा। तो तंज़ को इतना फीका कर देना कि उसके जिस पर तंज़ हो रहा है उसको गुस्सा ना आए, उसकी तुर्शी कम हो जाए, ये मज़ाह का काम। सो एक है तंज़ मज़ाह और एक है खालिस मज़ाह। अब जो तंज़ो मज़ाह है उसमें जितनी मिकदार हमने मज़ाह की डालनी है उस मिकदार को अगर आप देखें कि कम है तो वो कैसे हो जाता है कि जैसे इकबाल का जो ज़रीफ़ाना है उसको हम तंज़ो मज़ाह के हिस्से में लिखते हैं। ज़रीफ़ाना का माना भी यही है कि इकबाल ने जो है वो जो मज़ाहिया शायरी की है, लेकिन वो इतना सख्त तंज़ है और इतना मज़ाह से पाक तंज़ है कि वजह इसके कि वो तंज़ मज़ाह लगे वो गुस्सा लगता है। लड़कियाँ पढ़ रही हैं अंग्रेज़ी, ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह, ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतज़िर है निगाह। मज़ाह का अंसर नहीं है इसमें, खालिस तंज़। तो अकबर ने जब ये किया कि खालिस तंज़ को शुरू किया अकबर ने बार बार, तो नतीजा ये निकला कि वो एक
तबके की तरफ से बाकायदा पढ़ा जाने लगा दूसरे तबके पर गाली के लिए, गुस्से के लिए। अलीगढ़ के तलबा के लिए मजहबी तबके की तरफ से बाकायदा उसको, एक ज़माने में अवध पंच नामी एक रिसाला होता था जिसमें बाकायदा अकबर वहीं से लिखना उन्होंने शुरू किया, वो बन गया बाकायदा तंज का, टांटिंग का, सटायर से भी कहीं और तरह का वो रिसाला एक नुमाइंदा बन गया कि इसने हमेशा जो है वो दूसरे तबके का जो मगरबी तबका है उसको इसने बुरा भला कहना। सो इकबाल हो, मेरे ख्याल में हाल ही ने तो नहीं किया मज़ा, लेकिन अकबर हो या इस तरह के वो लोग जो उस दौर में, जो दौर हमारा अंग्रेज़ के नौआबादियाती अहद में जब हम आ गए, तो वो जो दौर है उसमें हमें ज़ाहिर तंज तो बहुत करना था, हमारी मजबूरी थी। अगर उससे एक स्टेप पीछे जाएं तो तंज नहीं है, कम है। बहादुर शाह ज़फ़र तक हंसने हंसाने वाले दरबार में मौजूद है, और वो भंडपन की आला किस्म थी। बादशाह के दरबार में जो मजाक कर रहा था वो बंदा पेश, वो आज के दौर में हम देखते हैं कि स्टेज पे वही चीज़ भंड कर रहा है, मुल्ला दो प्याजा, बीरबल के और इस तरह के दूसरे तीसरे मजाक। लेकिन उसमें खालिस मज़ाक ज़्यादा होता था, जैसे रंगीला शाह के ज़माने में आप देखते हैं, और जैसे कि आपने जो हमारा मज़ाक था, ये जो बात की है डॉक्टर फ़ाखरा ने तो नहीं की, लेकिन डॉक्टर उमर ने कहा कि डॉक्टर फ़ाखरा ने की है कि हमारे यहाँ तारीख़ में मज़ाक पहले नहीं था हिंदुस्तान में। ये मैं नहीं तस्लीम करता, ये दुरुस्त बात नहीं। हमारे यहाँ अगर आप देखें रामायण को, महाभारत को या इन किताबों को, तो आपको उनमें नौटंकियों वाले कैरेक्टर मिलते हैं जो क्लाउन्स हैं, जो मज़ाक करते हैं। इसी तरह से अगर कहा जाए कि सब कह रहे हैं कि मज़ाक जो है वो तरबिया वहाँ से आ रहा है, यूनान से आ रहा है तख्लीकी मज़ाक, तो मैं उसको भी अपोज करूँगा कि ख़ुद यूनान की सारी जो है तरबिया और अलमिया क्या कहते हैं तख्लीक़ात जो है हिंदुस्तान से जा रही है। वो माइथालॉजी हमारी माइथालॉजी का अक्स है कि कॉपी है। उस वक्त के फ़लसफ़ियों पे भी ये इल्ज़ामात लगते रहे कि आप हिंदुस्तान के चरबे हमारे सामने मत पेश किया करो। सो ये मरकज़ है, ये हर चीज़ का मरकज़ है ये हिंदुस्तान जो है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ाह, तंज़ो मज़ाह मौजूद था, अपने अपने दौर में अपनी अपनी सतह पे इसका एक रंग है। ये बातें करने के बाद एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने से पहले करना चाहता हूँ, वो डिफरेंट, वो टेक्निक से मुतालिक, तभी अंदाज़ा होगा कि उसलूब है या मीडियम है या सिंफ है। हमारे जो तख्लीकी अदब में हम देखते हैं कि हर चीज़ के लिए टेक्निक्स हैं। हम गज़ल की टेक्निक से वाकिफ़ हैं, हम नसरी नज़म तक की टेक्निक से वाकिफ़ हैं, क्या मज़ाह लिखने की भी कोई टेक्निक्स हैं? मेरा ये पॉइंट। हम जब डॉक्टर यूनुस भट्ट को देखते हैं, जब मुश्ताक यूसुफ़ी को देखते हैं, जब पतरस बुखारी को, रशीद अहमद सिद्दीकी को, इन लोगों को देखते हैं, तो नसर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो एक टेक्निक हमारे सामने खुद ब खुद, टेक्निक्स कुछ हमारे सामने खुद ब खुद आ जाती है। मसलन लफ्ज़ को तोड़ना, लफ्ज़ को आगे पीछे कर देना। मसलन एक बंदा कहना चाह रहा था कि वली मोहम्मद घड़ी साज, और उसने कह दिया घड़ी मोहम्मद वली साज। तो ये इसको समझना कि ये अगर जो चीप सतह का, मीन सतह का मज़ा होगा, लेकिन इसको समझना कि ये मज़ा पैदा करने वाली कोई चीज़ है। यानी टेक्निक्स में लफ्ज़ों को आगे पीछे करना। नंबर 2, जुमले को गैर मंतकी कर देना। हम मंतिक में जब पढ़ाते हैं कॉलेज में, स्कूलों में, तो हम वहाँ पे एक चीज़ पढ़ाते हैं मुगालते, उसको हम कहते हैं फैलेसीज़। अब फैलेसीज़ जो है वो बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात है, यूनान के ज़माने से बड़ी साइंटिफिक सी बात है। वो इसलिए होती हैं कि हम किसी भी गुफ्तगू के अंदर वो फॉल्ट्स, वो ख़राबियाँ पकड़ लें जिनकी वजह से वो जुमला गलत जा रहा है असल में, और उनकी बड़ी तादाद है, सैकड़ों में। मैं 1-2 मिसालें सिर्फ दूंगा। तो अगर वो जो मंतक की मुगालता जानबूझकर सरजद कर दिया जाए, जानबूझकर तो सरजद नहीं होता, जानबूझकर लिख दिया जाए, सरजद ना हो, जानबूझकर लिख दिया जाए और फिर उसको इंशाइया का हिस्सा बना दिया जाए, या किसी इंशाइया तो इतनी मज़ाहिया चीज़ नहीं होता, सिर्फ हल्की फुल्की होती है, किसी मज़ाहिया मजमून का हिस्सा बना दिया जाए, तो वो हंसाने का बायस बनता है। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ एक लेता हूँ, स्लिपरी स्लोप। ये एक मुगालता है, इसको अंग्रेज़ी में इसका नाम है स्लिपरी स्लोप, उर्दू में मुझे इसका नाम नहीं आता। लॉजिक किस क्लास में पढ़ाया जाता है, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में। अब स्लिपरी स्लोप क्या है, मिसाल से समझा देता हूँ डेफिनेशन में जाने की बजाय। कि मिसाल के तौर पे एक शौहर ने बीवी को बताया कि आज मेरे दोस्त ने मुझसे पेन मांगा है, तो बीवी अगर जवाब में ये कहेगी कि आज उसने तुमसे पेन मांगा है, कल वो तुमसे मोबाइल मांगेगा, परसों तुमसे गाड़ी मांगेगा, फिर ठोक देगा, एक्सीडेंट हो गया तो कोई मर जाएगा, तो जेल चला जाएगा, हमारा क्या होगा?
अब ये पढ़ाया जाता है कि ये मुगालता है स्लिपरी स्लोप, एक स्लोप पे वो स्लिप होती जा रही है उसकी बीवी। ये हम उमूमन ये मुगालता अपने मज़ामीन में कर रहे होते हैं जब हम समझ रहे होते हैं कि हम बड़ा पॉलिटिकल मजमून लिख रहे हैं, लेकिन हम कर रहे होते हैं वो मुगालता सरजद हो रहा होता है। अब जो तख्लीक कार है, मज़ाहिया फ़नकार है, वो इसको जानबूझ के इख्तियार करता है इस तरह की चीज़ों को। दूसरे मुगालते जितने भी मशहूर मुगालते हैं, अगर आप उसको जानबूझ के इख्तियार करें तो बात मज़ाहिया रंग इख्तियार कर जाती है। आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये जो सवाल था कि मज़ाहिया अदब कितना संजीदा होता है, अज़राह तफन्नुन भी मेरी बात को आप ले लीजिएगा कि बाज़ तो संजीदा अदब जो है वो कितना मज़ाहिया होता है, ये सवाल उठाया जाना चाहिए। बहुत अच्छी। बिल्कुल ऐसा कि कोई ऐसे अशार हैं कि वो बड़े संजीदगी से लिखे गए हैं, लेकिन कहका भी लगा दिया जाए तो वो उसके मज़ाहपन का वो पूरा नहीं कर सकता, इतने वो मज़ाहिया होते हैं। मसलन कामिल चांदपुरी का एक शेर है जो मेहदी हसन ने भी गाया है और जो जगजीत ने भी गाया है, मैं होश में था तो फिर तुम पे मर गया कैसे। अब ये कहका लगाने वाली बात है कि महबूब को वो कह रहा है कि मैं होश में था तो तुम पे कैसे मर गया, मैं होश में था तो फिर तुम पे मर गया कैसे। चलो ये तो मज़ाह में मैंने ज़रा तफन्नुन कही, लेकिन जो बात मैं सीरियसली करना चाहता हूँ वो ये है कि संजीदा अदब में भी बाज़ औक़ात आप नहीं फ़र्क कर सकते कि ये अब ये मजाक में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, संजीदा अदब में भी आप फ़र्क बाज़ औक़ात नहीं कर सकते कि ये बात जो है वो मज़ाहिया अदब का हिस्सा है या संजीदा अदब का। मसलन मरने के घर से एग्जैक्टली, या कसरे शाही से ये हुक्म सादिर हुआ लाड़काने चलो वरना थाने चलो। अब जो हबीब जालिब का ये जो मिसरा है ये असल में संजीदा है। इसी तरह से इकबाल ने जो कहा मस्जिद बना दी शब भर में ईमां की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सके। इस तरह के जो कलाम या नसर है का बाज़ औक़ात उसके दोनों उसमें चीज़ें पाई जाती हैं। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि अगर जो आपने नोट करने हैं पॉइंट्स मुकर्रीन के, तो मैं ये कहूँगा कि मेरा ये पॉइंट नोट किया जाए कि जो मज़ा है ये सतह पर इन्हिसार करता है, कारी की सतह पर इन्हिसार करता है। अगर आप कारीन आपके वो हैं कि उनको अगर आप संजीदा पतरस बुखारी का वो मज़ा जो बहुत मियारी मज़ा है वो दिखाएंगे तो वो नहीं हंसेंगे, लेकिन अगर यूनुस भट्ट का वो मज़ा दिखाएंगे कि जो लफ्ज़ों को ख़राब करके वो मज़ा पैदा करता है। जैसे एक जुमला सुने यूनुस भट्ट का, हमारे दौर में एक अदाकारा होती थी अंजुमन, तो वो काफ़ी मोटी थी, तो उसका जुमला सुने यूनुस भट्ट का कि जहाँ 4 औरतें मिल जाएं वहाँ एक अंजुमन बन जाती है। या उनका एक और जुमला, उन दिनों हमारे यहाँ एक सरदार सिकंदर हयात एक सियासतदान होते थे, तो उन्होंने अपने कॉलम का उन्वान दिया वाह हयात, बीच में डैश थी, यानी वाह दाद दे रहे हैं उसे कि गाली दे रहे हैं। सो वो जो लफ्ज़ों से तोड़ फोड़ करके यूसुफी साहब किसी हद तक ऐसा करते हैं, लेकिन पतरस कतई नहीं करता। और पतरस ने, मैंने ये बात एक पतरस से पढ़ी है और दूसरी मैंने अख्तर उस्मान से सुनी है कि जो क्राफ्ट करना है किसी चीज़ को, इतनी मेहनत से करो, ये आमद और इन बातों में ना पड़ो, ये सब ड्रामेबाजी। अगर आप तख्लीक़कार हो, आमद हो गई है, उसको भी पकड़ के बैठ जाओ। क्राफ्ट में मुझे अख्तर उस्मान ने कहा था 500 शेर लिख के फेंक देता है बंदा अगर अच्छा शेर कहना हो तो। सो पतरस ने लिखा है कि मैं एक जुमला बनाने के लिए मज़ाहिया कई दिन सोचता था, बल्कि शाम को जब हम दोस्तों के साथ जाके बैठते थे मैं उनको वो जुमला सुनाया करता था, वो कहते थे अभी मज़ा नहीं आया, तो मैं अगले दिन फिर उसको तराश खराश करके सुनाता था। अब देखें कि मेयार में वो कहाँ खड़ा है, सारे तख्लीक़कारों का किंग है अभी भी, इस वक्त भी। सो इसका मतलब ये है कि सतह को आपने ख़ुद बुलंद करना है एज राइटर, अपने कारी को देखते हुए। और अगर आप सिर्फ कहका लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए जैसा इलियास बाबर ने कहा कि आप खड़े खड़े ख़ुद को गिरा लें, तो हंस तो शायद वो इस बात पे भी पड़ेंगे।